एक 17 साल की लड़की जो कि 11वीं क्लास में पढ़ती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही क्योंकि उसका हाथ एक गड्ढे में गड़ा हुआ था, बाल निकले हुए थे। वहीं उसी गांव के कुत्ते उस लड़की के कुछ अंगों को मुंह में दबाए घूम रहे थे। एक दूसरा कुत्ता उस बेटी के सिर के बाल और मांस सहित खींच के ले जाता हुआ गांव की तरफ जा रहा था। तो वहीं करीब 4-6 बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे जिनकी उम्र 10 से 12 साल की थी। वो देखते हैं तो देखने के बाद चौंक जाते हैं कि पता नहीं ये कुत्ते कहाँ से किसका मांस और कान पकड़ के लेके आए। तो बच्चे थोड़े आगे चल के देखते हैं कि वहाँ पर एक गड्ढा खुदा हुआ है और वहाँ पर 2-3 कुत्ते भौंक रहे हैं। जब देखते हैं तो बच्चे वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो वहीं आसपास के गांव के जो और व्यक्ति होते हैं जो उनकी आवाज़ को सुनने के बाद वहाँ पर दौड़ते हैं कि यहाँ क्या हो गया। और देखने के बाद वहाँ कुछ ही देर में वहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है और वो बात एक जंगल में एक आग की तरह फैल जाती है। और तुरंत ही वहाँ पर करीब हज़ारों लोगों की भीड़ लग जाती है कि इस गड्ढे में किसकी डेड बॉडी है। वो कौन थी 17 साल की लड़की जिसकी डेड बॉडी उस गड्ढे में पाई गई। अब क्या था, थोड़ी देर में पुलिस को फ़ोन किया जाता है, सूचना मिलती है तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और साथ में फॉरेंसिक टीम भी पहुँचती है। दोस्तों, इस कहानी को हम आपको विस्तार से बताते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ में। मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे हैं जयपुर टाइम्स में। दोस्तों, आप पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको इस कहानी को विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, प्रयागराज की एक लड़की है जो कि उसका नाम है साक्षी यादव। वो अपने फूफा के घर रहती थी। उम्र महज उसकी 17 साल है। और वहीं प्रयागराज का एक जो जगह पड़ती है पढ़ने वाली है और वहाँ पर वन कट इस्माइल गंज सौराग सिटी की रहने वाली है। अपने फूफा के घर रहकर वहाँ पढ़ाई कर रही थी क्योंकि फूफा उसके अकेले थे। उसकी पत्नी यानी कि उसकी बुआ बीमार रहती थी, इस वजह से उस बेटी को अपने घर ले आए थे और वहीं रह रही थी। लेकिन वो इंस्टाग्राम चलाती थी तो इंस्टाग्राम चलाते चलाते उसके फ़ोन पे एक कोई व्यक्ति संपर्क में आ जाता है। उससे वो भी चैटिंग करना चालू कर देती है। चैटिंग चालू कर देती है तो वो व्यक्ति भी इसे चैटिंग चालू कर देता है। अब वो व्यक्ति की उम्र थी 26 साल और वो भी एक सेना का जवान था। सीमा रेखा पर कहीं वो अपनी देश की रक्षा कर रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो उसे प्यार करने लगी। लेकिन उधर जो व्यक्ति था, लड़का था, वो अनमैरिड था। उसकी वो अपना उसे टाइम पास कर रहा था। और काफ़ी समय से ये दोनों लोग करीब 6 महीने एक साल से ये फ़ोन की टच में थे। अब बातें इनकी आपस में होने लगी थी कि वो भी प्रयागराज का रहने वाला था और लड़की भी प्रयागराज रहने वाली थी। धीमे धीमे इनकी इंस्टाग्राम पे बातें होती रहीं और अपनी गांव के नज़दीक के होने की वजह से थोड़ा इनमें बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया और एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब भी लड़का छुट्टी पर आया करता उससे कई बार मिलता और उसको घुमाने का, शहर में घुमाने का मौका भी उसको मिलता। वो एक दूसरे से मिले। लड़की चाहती थी कि वो लड़का मुझसे शादी कर ले, तो उसने शादी नहीं की क्योंकि उसकी शादी सगाई हो चुकी थी। 30 नवंबर 2025 को उस लड़के की शादी थी। अब उसको ऐसे लड़की को क्या हो गया कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसकी जान ले ली। जान क्या ले ली, क्या वो लड़की उस पर इंस्टाग्राम पे लगातार बातें कर रही थी, फ़ोन पे बातचीत हो रही थी। उन दोनों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध भी बने थे। लड़का साक्षी को लगा कि ये फौजी है, उम्र ज़्यादा है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी वाला तो है। लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी सगाई हो चुकी थी, उसकी बारात लेकर वो जाने वाला था। तो वो वहाँ से 10 नवंबर 2025 को वो वहाँ से वापस आता है, लेकिन उसको अपने रास्ते हटाने की पहले से ही प्लानिंग वो कर लेता है। 9 नवंबर को वो आता है, चाकू खरीदता है, चाकू खरीद के अपने पास रख लेता है और
ले चलता, सुबह फ़ोन करता है तो वो अपने पढ़ने के लिए सुबह पर टाइम टेबल से 8 बजे निकलती है। वो प्रयागराज की, जहाँ उसका ये कस्बा पड़ता है, थरवई थाना क्षेत्र, लखरावा, वहाँ पर जो जगह है वहाँ पर मोटरसाइकिल पे उसको बैठालता है। पूरे दिन वो घुमाता है। घुमाने के बाद शाम होती है। शाम होने के बाद वो कहता है कि चलो, वो लड़की जिद कर रही थी कि मुझे आपके माता पिता से मिलना है, तो उन्हें शाम को माता पिता से मिला देंगे और वहीं कहीं आसपास मंदिर होगा तो शादी कर लेंगे, क्योंकि साक्षी यादव शादी की जिद कर रही थी। उसने कहा था अगर घरवाले मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कहीं यहाँ से दूर ले चलेंगे। इस तरीके की उसकी दीपक की प्लानिंग थी और वही हुआ। वो उसकी बातों में आ गई, जिद कर ली थी। अब उसने सोच लिया था कि ये मानने वाली नहीं है। फिर क्या था, दिन भर घुमाते घुमाते शाम होती है और शाम जैसी होती है तो गांव से करीब जहाँ का रहने वाला था वो लड़का दीपक, उससे 1.5-2 किलोमीटर पहले ही एक कंपनी पार्क है, वहाँ घुमाता है, बैठता है और अंधेरा होता है। अंधेरा होने के बाद उसी की चुन्नी लेकर उस लड़की का गला दबा देता है। गला दबाने के बाद उसके पास चाकू होता है, उसे कई बार चेहरे पर वार करता है, उसके गले पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाए और उस डेड बॉडी को वहीं कहीं फेंकाता है। फिर दोबारा बाइक से जाता है, अंधेरे में आता है, गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोद के उस लड़की को वहीं दफना देता है और दफनाने के बाद आराम से घर पहुंच जाता है। उसने सोचा, वो कॉन्फिडेंस में था कि उसकी ये पोल किसी को नहीं मालूम पड़ेगी। उधर जो साक्षी यादव थे उसके घर वाले परेशान होने लगे थे, तो उन्होंने उस बेटे की 10 तारीख शाम को दिन भर उन्होंने प्रयास ढूंढने का किया, नहीं मिलती है। उसके बाद थाने में वहीं जो थाना पड़ता है उनका थरवई, तो वहाँ पर जाके गुमशुदगी दर्ज कर देती है। लेकिन पुलिस ने इसको गंभीरता से नहीं लिया था। अगर पुलिस इसको गंभीरता से ले लेती तो शायद शाम को ही हादसा नहीं होता, क्योंकि दिन में एफआईआर दर्ज कराई होगी गुमशुदगी। लेकिन पुलिस क्या है, पुलिस गंभीरता इसलिए लेती नहीं है कि 17-18 साल की उम्र है, कहीं ना कहीं वो चलेगी होगी। आजकल लड़कियां भाग जाती हैं, लड़के भगाए जाते हैं, तो इस उम्र में हो सकता है भाग गई हो। पुलिस ने जहाँ तक है यही सोचा होगा, लेकिन उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई और ये कांड हो जाता है। जब हो गया, जब वहाँ पर पुलिस को डेड बॉडी निकली, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब ये दीपक जिस लड़की ने ये कांड किया था, ये पकड़ में पुलिस के कैसे आया? पुलिस ने सबसे पहले जब डेड बॉडी को देखा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा फॉरेंसिक जांच के बाद, तो वहाँ उसकी डेड बॉडी देखने बाद अनुमान लगाया कि ये कोई वैसा मामला लग रहा है। तो आजकल ऐसे मामले हो रहे हैं, आज दिन हो रहे हैं, तो पुलिस को ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करती है कि कौन और कैसे यहाँ लड़की पहुँची। तो ये बाइक पे घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिख जाती है। अब पुलिस आगे सुराग ढूंढती है कि कौन भी ये व्यक्ति है, कौन नहीं है। तो दूसरे दिन इसका पास में ही एक बैग मिलता है, दिखाई देता है गांव वालों को या आसपास के लोगों को। वो इन्फॉर्म पुलिस को करती है। पुलिस उस बैग को लाती है और उसकी बारीकी से जांच करती है। तो उस बैग के अंदर एक सिंदूर की डिब्बी पुलिस को मिल जाती है। तो उन्होंने अनुमान लगाया था ये सिंदूर डिब्बी है, इसमें बैग में रखी हुई है, पढ़ने वाली स्टूडेंट है, इसमें क्या कर रही? तो हो सकता है कुछ शादी करने जा रहे होंगे। तो पुलिस और उसमें कॉपियाँ खोलती है, तो उसमें पेज नंबर 14 पर एक नाम लिखा मिलता है छोटे अक्षरों में। वो नाम था दीपक। तो दीपक नाम के बारे में पूछताछ इधर उधर होती है, लेकिन कोई नहीं बताता है। पुलिस फिर उस कॉपी को बड़ी ध्यान से फिर पलटती है, तो पेज नंबर 16 पर फिर उसमें एक नंबर दर्ज मिलता है। जो नंबर था वो उसी दीपक का था, जो लड़के ने उसकी हत्या की थी, जो उसका प्रेमी था। पुलिस कई बार उसको नंबर लगाती है, लेकिन वो नहीं लगता है। जब नहीं लगता है तो पुलिस को ये भी मालूम था ये टावरों के यहीं आसपास कहीं घूम रहा है नंबर, उसकी लोकेशन वही बता रहा था। पुलिस उसके नंबर की टेस्ट के लिए लगा देती है, उसका आईडी प्रूफ निकलवाती है। तो वो वहीं का रहने वाला जो लड़का है, कुलदीप सिंह, सॉरी कुलदीप नहीं, हर्षवर्धन उप दीपक, थरवई थाना क्षेत्र के कुसंगर गांव का रहने वाला है, जो लड़की के गांव के करीब 5-6 किलोमीटर दूरी का रहने वाला था।
पुलिस जाती है, घेराबंदी करके उसको एक नदी के किनारे से उसको पकड़ लाती है। पकड़ने के बाद पूरी कहानी वो कबूल करता है जिस तरीके से मैंने आपको बताई। उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट करके 302 के जो भी धाराएं उसको पर लगती हैं कानूनी, उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। अब एक छोटी सी एक कह सकती है किशोरी अवस्था में एक बेटी फ़ोन दे दिया था और इंस्टाग्राम से कहाँ नौकरी करने वाला कोई सीआरपीएफ पुलिस लगा हुआ है, वो सेना में उसके साथ नौकरी वाले से दोस्ती करती है, उसके चंगुल में फंस जाती है, उसका शोषण करता है, आखिर में वो उसकी जान ले लेता है। इसे क्या कहेंगे आप? तो आजकल फ़ोन को देना भी बहुत गुनाह है छोटी छोटी बच्चियों को, और इसी उम्र के बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं। 15 से लेकर 20 साल तक की लड़कियां बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के चक्कर में बिगड़ रही हैं और ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो इस कहानी को बताने का यही तात्पर्य था कि ऐसे समय में किस तरीके से अपने बच्चों पर नज़र रखनी है, लड़कियों को किस तरीके से ऐसी घटनाओं से बचाना है। तो उन माता पिताओं को ये मैसेज पहुँचे कि फ़ोन बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा सावधान रहें, इनसे सतर्क रहें, और यही समझदारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई स्टोरी के साथ।